हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में देखा था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको सभी कुछ बताया था, लिक्विड के लिए क्या होगा एंड गैस के लिए क्या होगा, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग आज के सेशन में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेशर रिप्रेजेंटेड एज द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम, ओके। तो इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आइए माय डियर, देखिए कह रहा है प्रेशर रिप्रेजेंटेड एज द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम, मतलब प्रेशर को हम लोग फ्लूइड कॉलम के हाइट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड कॉलम है माय डियर, ये मान लीजिए फ्लूइड कॉलम है। फ्लूइड कॉलम का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉलम जिसमें फ्लूइड रखा हो। तो मान लीजिए कि इसमें वाटर रखा हुआ है, वाटर इसमें आपका रखा हुआ है। तो इस कॉलम का, इस फ्लूइड कॉलम, इसे हम फ्लूइड कॉलम कहेंगे। तो इस फ्लूइड कॉलम का जो हाइट होगा माय डियर, उस हाइट के रूप में भी हम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रेशर डायरेक्ट ना बोल के अगर फ्लूइड कॉलम का हाइट भी आप बोल रहे हैं तो वहाँ से आसानी से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको प्रेशर मालूम चल सकता है। कैसे, वो देखिए। इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका वाटर है, दिस इज़ वाटर, और ये हाइट मान लीजिए आपका 9 मीटर है। हाइट कितना है? 9 मीटर, ओके। तो आप सिंपली अगर ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉलम है जिसमें वाटर 9 मीटर हाइट तक है, तो वो कितने प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। तो आप जानते हैं माय डियर कि ये जो वाटर रखा गया है, ये पूरा वाटर जो कि 9 मीटर के हाइट तक है, ये पूरा वाटर मिलके इस सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। P इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। वाटर है तो इसका डेंसिटी आपको मालूम है 1000 एंड H भी यहाँ पर दिया हुआ है 9 मीटर। तो यहाँ से आप प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको या तो प्रेशर दिया रहेगा या हाइट दिया रहेगा, ठीक है। और हाइट आपको प्रेशर बोल के दिया रहेगा। जैसे आपको बोल दिया प्रेशर ऑफ 9 मीटर ऑफ वाटर, क्या लिखा रहेगा, प्रेशर ऑफ 9 मीटर ऑफ वाटर। तो 9 मीटर ऑफ वाटर हमें बोल दिया है, दैट मीन्स हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में दिया रहता है, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में जस्ट हाइट दिया रहेगा, फ्लूइड कॉलम का हाइट दिया रहेगा। तो आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका हेडिंग क्या है, प्रेशर रिप्रेजेंटेड एज द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम। प्रेशर को हम लोग फ्लूइड कॉलम के हाइट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, हमें पता है 101,325 पास्कल होता है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये प्रेशर वाटर के किस हाइट के इक्विवेलेंट होगा। मतलब किसी कॉलम में वाटर हम कितने हाइट तक लें जिससे इतना प्रेशर हमें मिल जाए, इतना प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट हो रहा हो वो हमें मिल जाए। तो ये कैसे देखेंगे, तो आइए माय डियर वाटर का एग्जाम्पल लिया जाए। ध्यान से देखिए, वाटर का एग्जाम्पल लिया जाए। तो वाटर के केस में प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच। हमें कितना प्रेशर चाहिए, हमें चाहिए इतना प्रेशर, दैट मीन्स 101,325 पास्कल। वाटर का डेंसिटी आपको यहाँ पर पुट करना होगा 1000, जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एच का वैल्यू आपको 10.3 मीटर आ गया। H का वैल्यू 10.3 मीटर आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय डियर कि किसी कॉलम में यदि आप वाटर
10.3 मीटर के हाइट तक लेंगे तो वो पूरा वाटर, ठीक है, कितने प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, इतना प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो पूरा वाटर जो है 10.3 मीटर तक जो वाटर है वो यहाँ पर बॉटम पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, 101325 पास्कल एग्जर्ट करेगा। ओके, तो अब आप यहाँ से देखिए, सो 1 ATM इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 101325 पास्कल बोलेंगे, या आप इसे वाटर के हाइट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, 10.3 मीटर ऑफ वाटर। यानी कहीं पर अगर 10.3 मीटर वाटर है, ठीक है, वाटर का हाइट अगर 10.3 मीटर है तो वो कितने प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, 101325 पास्कल के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये हाइट आपका 10.3 मीटर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर आप देख रहे हैं वो कितना होगा माय डियर, 101325 पास्कल यहाँ पर लगेगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर को हमने वाटर के हाइट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये था वाटर। अब हम लोग यहाँ पर मरकरी का एग्जाम्पल लेते हैं और मरकरी का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर देखना चाहेंगे कि मरकरी का कितना हाइट होना चाहिए। तो आइए माय डियर देखते हैं। तो मरकरी के केस में भी हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग लेंगे मरकरी। मान लीजिए किसी कॉलम में आप मरकरी लिए हुए हैं और आपको ये देखना है कि मरकरी किस हाइट तक लिया जाए जिससे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, उसके इक्विवेलेंट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रेशर कैसे आप लिखते हैं, ρgh, और प्रेशर हमें चाहिए 101325 पास्कल। एंड मरकरी का डेंसिटी क्या होता है माय डियर, 13600 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यू होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 13,500 लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर आपको 13,550 लिखा रहेगा, तो इसे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आएगा माय डियर 0.760 मीटर, या सिंपली आप कह सकते हैं 760 mm। देखिए माय डियर, चूँकि मरकरी का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर का डेंसिटी काफ़ी कम था ना जी, 1000 था, सिर्फ 1000 था। तो इसीलिए आपने देखा कि वहाँ पर हाइट ज़्यादा था। प्रेशर देखिए हमें सेम चाहिए, वहाँ भी प्रेशर हमें चाहिए था 101325, यहाँ भी प्रेशर हमें उतना ही चाहिए। तो जब प्रेशर हमें सेम चाहिए और आपने दो फ्लूइड लिया है, एक का डेंसिटी कम है तो हाइट क्या होना चाहिए, हाइट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर के केस में आपने देखा कि डेंसिटी कम था तो हाइट ज़्यादा हो गया। बट मरकरी के केस में क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हाइट यहाँ पर क्या होगा माय डियर, काफ़ी कम हो जाएगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि हाइट काफ़ी कम है, 1 मीटर हाइट भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हाइट 1 मीटर भी नहीं है माय डियर। वाटर के केस में आपने देखा था 10.3 मीटर, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं 0.760 मीटर, दैट मीन्स 760 mm। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है और इस कॉलम में आपने मरकरी को रखा है, ये आपका मरकरी है Hg। तो मरकरी का हाइट कितना होगा, तो मरकरी का हाइट देखिए 760 mm है। अगर इसमें मरकरी का हाइट 760 mm हो जाए तो ये कितना प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, तो ये 101325 पास्कल के इक्विवेलेंट होगा। मतलब यहाँ पर बॉटम पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट काफ़ी कम रहता है और इसका रीज़न बस यही है
कि चूँकि मरकरी का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मतलब आपने क्या देखा अभी तक कि प्रेशर को हम लोग हाइट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा दैट मीन्स वो आपको H दिया हुआ है, H दिया हुआ है तो आप प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, फॉर ए गिवन प्रेशर, फॉर ए गिवन प्रेशर, अगर प्रेशर सेम है माय डियर, प्रेशर दिया हुआ है तो उस टाइम क्या होगा कि अगर किसी फ्लूइड का डेंसिटी माय डियर ज़्यादा है तो वहाँ पर हाइट क्या होगा, उसका हाइट कम होगा। एंड अगर किसी फ्लूइड का डेंसिटी कम है तो वहाँ पर उसका हाइट क्या होगा माय डियर, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मरकरी का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो मरकरी के केस में देखिए डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें हाइट क्या मिला, कम मिला। वाटर के केस में डेंसिटी कम था तो हमें हाइट वहाँ पर ज़्यादा मिल गया। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, मैंने बस आपको 2 एग्जाम्पल लेके दिखाया है, मरकरी एंड वाटर। अब क्वेश्चन में कोई भी अगर फ्लूइड दिया रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट निकाल सकते हैं कि कितना हाइट के इक्विवेलेंट होगा। ओके, अब आइए माय डियर यहाँ पर देखिए, तो अभी आपने क्या देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है, और क्वेश्चन में सिर्फ अगर एच दिया हुआ है तो हम वहाँ से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या होगा, पी डिवाइड बाय रो जी। ध्यान से देखिएगा, एच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, पी बाय रो जी, और एच का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस h को ध्यान से सुनिएगा, चूँकि इस h वैल्यू के मालूम चलने से हमें प्रेशर मालूम चल जाता है, और h का यूनिट क्या है, मीटर में है, इसीलिए इसे प्रेशर हेड कहा गया है, क्योंकि इसके वैल्यू से हमें प्रेशर के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रेशर। और बाद में आप देख रहे हैं हेड, हेड का मतलब क्या हुआ, मीटर में, ठीक है। हेड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, ठीक है। तो चूंकि इसका यूनिट मीटर में है इसलिए यहाँ पर हेड टर्म आएगा, दैट मीन्स इस h को हम क्या कहेंगे, प्रेशर हेड कहेंगे। ओके, h इज कॉल्ड प्रेशर हेड। ओके, तो ध्यान में रखेंगे कि P बाय रो जी हमें अगर कहीं भी दिख रहा है तो उसे हम प्रेशर हेड कहेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं माय डियर, यहीं पे थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं माय डियर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि मरकरी, किसी कॉलम में यदि हम लोग मरकरी 760 mm तक लेंगे तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यानी वहाँ पर मरकरी के द्वारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए माय डियर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप। अभी आपने क्या देखा, 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल एंड दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, ये आपने देखा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रेशर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, जो छोटा यूनिट होता है उसे हम टॉर कहते हैं, टॉर, ठीक है। देखिए 1 टॉर, ये 1 टॉर जो होता है माय डियर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर का ये छोटा सा यूनिट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं, ठीक है। और ये 1 टॉर
ये 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 mm ऑफ Hg बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जेई में पूछा गया हुआ है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, सेम यही चीज़ पूछा गया है माय डियर, कि 1 टॉर इज इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन में था 1 टॉर इज इक्विवेलेंट टू, तो क्या होता है 1 mm ऑफ Hg। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको देखना है इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, कि कोई कॉलम है और इसे मरकरी रखा हुआ है, बट मरकरी का हाइट कितना है, उसमें मरकरी जो है सिर्फ 1 mm तक लिया गया है। ये क्या है, मरकरी। तो किसी कॉलम में यदि आप मरकरी 1 mm हाइट तक लेते हैं तो वो वहाँ पर बॉटम पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो बॉटम पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे हम लोग 1 टॉर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको, यही है 1 टॉर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, सो 1 ATM इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 760 टॉर होगा, 760 टॉर होगा। ओके, सो 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल इज इक्वल टू 760 टॉर, इज इक्वल टू 760 टॉर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे माय डियर, कि टॉर क्या होता है, तो टॉर प्रेशर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एंड 1 टॉर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 mm ऑफ Hg। अगर आप किसी कॉलम में 1 mm हाइट का मरकरी लेते हैं तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वो कितने प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, तो आप सिंपली कह देंगे 1 टॉर के बराबर होगा। ठीक है, एंड 1 टॉर का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस तरह माय डियर, 1 टॉर इज इक्वल टू क्या है, 1 mm ऑफ Hg। तो 1 mm ऑफ Hg को आप क्या लिख सकते हैं, ये H दिया हुआ है ना जी, ये H हमें दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, रो ऑफ Hg इंटू G इंटू H। चूँकि मरकरी है तो मरकरी का ही डेंसिटी हमें लेना पड़ेगा, इंटू G इंटू H। मरकरी का डेंसिटी 13600, G का वैल्यू 9.81 इंटू H। H कितना दिया हुआ है जी, 1 mm, बट ये दोनों वैल्यू SI में है तो आपको H भी लिखना पड़ेगा SI में, दैट मीन्स 1 mm को मीटर में लिख दीजिए, इतना पास्कल होगा। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए माय डियर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप G का वैल्यू 10 आप ले लेंगे। G का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 10। तो यहाँ पर लिख दीजिए G इज़ अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप चेक कर लेंगे, 13600 इंटू 10 डिवाइड बाय 1000 पास्कल। ये देखिए यानी कितना आ गया, 136 पास्कल। यानी माय डियर फ्रेंड 1 टॉर इज इक्वल टू कितना होता है, 136 पास्कल होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इतना चीज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, किस तरह याद करेंगे, 1 टॉर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 mm ऑफ Hg, और 1 mm ऑफ Hg बराबर क्या होता है, 136 पास्कल। तो ये वैल्यू भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो माय डियर फ्रेंड ये था आपका प्रेशर रिप्रेजेंटेड एज द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम। किसी भी फ्लूइड कॉलम के हाइट में आप प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई होप कि अब आप यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, हाइट आपको दिया रहे, तो अब आप प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। ओके, तो आइए माय डियर देखते हैं। अब हमारा हेडिंग होगा
प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। तो प्रेशर को किस डिवाइस से मेज़र किया जाएगा, ठीक है, तो उन कुछ डिवाइस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए माय डियर, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है बैरोमीटर। जो सबसे फर्स्ट डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है बैरोमीटर। तो देखिए बैरोमीटर के बारे में आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। बैरोमीटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ठीक है, तो दिल्ली में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आप कैलकुलेट उस पॉइंट पर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो लोकल प्रेशर हो गया ना, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कानपुर में है तो वहाँ का प्रेशर जहाँ पर है वहाँ का प्रेशर मेज़र करना चाह रहा है, वो भी लोकल प्रेशर होगा, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लोकल का मतलब ही ये है कि आप जिस प्लेस पर रह रहे हैं वहाँ का प्रेशर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर में कितना प्रेशर है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी है, उसे हम लोग मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया हुआ है कि बैरोमीटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इस डिवाइस को इन्वेंट किनके द्वारा किया गया था। तो माय डियर, इसे बनाया गया था टॉरिसेली के द्वारा, टॉरिसेली के द्वारा, ठीक है। एंड इसका यूज़ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिख लिया जाए, ठीक है, ध्यान देंगे आप। इट इज़ ए डिवाइस मेड बाय टॉरिसेली, मेड बाय टॉरिसेली which is basically used, which is basically used to measure local atmospheric pressure, to measure local atmospheric pressure, ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो इस बैरोमीटर में माय डियर कौन सा फ्लूइड यूज़ होता है, ठीक है, एंड आखिर उसी को क्यों यूज़ करते हैं, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बैरोमीटर में माय डियर फ्रेंड मरकरी का यूज़ किया जाता है, मरकरी का, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका कुछ कारण है, ठीक है। अब देखिए, आप बाहर में कहीं पर प्रेशर मेज़र करना चाह रहे हैं तो बैरोमीटर डिवाइस कैसा होना चाहिए? कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा रहेगा तभी तो आप उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह लेके आप जा पाएंगे। अगर आपका बैरोमीटर काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बल्कि हो गया, तो फिर आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, आपको डिफ़िकल्टी आएगा। तो इन सभी से बचने के लिए ही बैरोमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बैरोमीटर का फिगर दिखा दे रहा हूँ। आइए देखिए, ध्यान देंगे आप। ये है माय डियर बैरोमीटर, ध्यान देंगे आप लोग। यही है आपका बैरोमीटर, ठीक है। तो देखिए, इस बैरोमीटर में जो फ्लूइड यूज़ किया गया है, दिस फ्लूइड इज़ मरकरी, दिस फ्लूइड इज़ मरकरी
एंड यहाँ पर क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन होगा, आपको जहाँ पर प्रेशर मेज़र करना है उस जगह पर आपको ये डिवाइस लेके जाना पड़ेगा। जब आप ये डिवाइस लेके जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज करेगा, ठीक है, राइज करेगा। तो वहाँ पर जो भी आपका ये रीडिंग मिल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। इस रीडिंग को हम क्या कहते हैं, एच, ठीक है। तो वहाँ पर जो फ्लूइड का डिफ्लेक्शन होगा माय डियर, दिस एच इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। देखिए ये सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस प्रिंसिपल पे आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क करता है। तो उस थर्मोमीटर में क्या होता है, उसमें आप देखते होंगे कि फ्लूइड राइज करता है। तो जितना राइज करता है उसी के अकॉर्डिंग तो आप देखकर बताते हैं कि कितना टेम्परेचर है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो जैसे आप इसको वहाँ पर सेट करेंगे जहाँ प्रेशर हमें मेज़र करना है, तो इसी फ्लूइड डिफ्लेक्शन से कितना राइज किया है, ठीक है, कितना राइज किया है या कितना फॉल किया है, उसी से आप पता करेंगे कि प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये हाइट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ पर आप ट्यूब में देख लेंगे कि हाँ कितना हाइट राइज किया है। तो आपने देख लिया कि h हाइट राइज किया है, उसी h को हम कहेंगे रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। और जैसे ही हमें h पता चल गया, कितना फ्लूइड डिफ्लेक्ट किया है ये हमें पता चल गया, तो क्या प्रेशर निकाल नहीं सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं माय डियर। यहाँ पर देखिए, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 2। हमें यहाँ का प्रेशर चाहिए, हमें यहाँ का प्रेशर, और यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, बाहर में है ना, ये पॉइंट कहाँ है, बाहर में है। तो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो पास्कल्स लॉ लगाइए माय डियर। फ्रॉम पास्कल्स लॉ क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2। मैंने बताया था आपको कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम रहता है। अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल है और उसमें आप डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं तो सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ से देखिए, इस P1 पॉइंट पर कितना प्रेशर काम कर रहा है, P एटमॉस्फेरिक, एंड इस 2 पॉइंट पर कितना प्रेशर काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस इज वेपर, ये वेपर है। किसका वेपर है माय डियर, तो मरकरी का वेपर है, ये मरकरी का वेपर है। तो ये वेपर भी इस पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा, एंड ये जो मरकरी आप देख रहे हैं h हाइट तक, इसके द्वारा भी यहाँ पर प्रेशर लगाया जाएगा। तो इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा माय डियर, तो मरकरी का जो लिक्विड फॉर्म है ये प्रेशर लगाएगा एंड वेपर फॉर्म भी प्रेशर लगाएगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी प्लस ये वाला प्रेशर, इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा, और उसको आप कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ Hg इंटू जी इंटू एच। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, ये मैंने इसका प्रिंसिपल आपको बताया है कि बैरोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो बैरोमीटर देखिए देखने में कैसा होता है, ये आपने देख लिया, ये ट्यूब है, इसमें मरकरी रहेगा, ठीक है। बैरोमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है। एंड फिर आपने यहाँ पर क्या देखा, फिर आपने देखा कि इसमें जो फ्लूइड राइज करेगा, ठीक है, तो जितना राइज करेगा उसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। जितना रीडिंग आएगा वो रीडिंग बस हमें वहाँ से लेना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस पॉइंट पर प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मेज़र करना है। तो यहाँ का प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा पास्कल्स लॉ के द्वारा। और इस पॉइंट का प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर इन दोनों चीज़ों के द्वारा प्रेशर लग रहा है। वेपर भी यहाँ प्रेशर लगाएगा एंड ये लिक्विड भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो दोनों प्रेशर को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। तो हमने देखिए जोड़ दिया है, इतना प्रेशर आ गया, ठीक है। चलिए
अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मरकरी का यूज किया गया है, तो सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर यहाँ पर मरकरी का यूज क्यों किया जाता है। आइए माय डियर, इन बैरोमीटर mercury is used because of following reasons. Because of following reasons. नंबर 1, मरकरी का यूज़ इन दोनों कारण से किया जाता है। नंबर 1, Hg is having very low vapor pressure, ये फर्स्ट रीज़न है माय डियर। एंड सेकेंड रीज़न क्या है, मरकरी इज़ ए हाई डेंसिटी फ्लूइड, mercury is a high density fluid, so height of tube will be less, hence there will not be any problem in transportation. ओके, तो इन दो कारण से मरकरी का यूज किया जाता है। अब आइए देखिए, ये जो फर्स्ट रीज़न आप देख रहे हैं, मरकरी इज़ हैविंग वेरी लो वेपर प्रेशर। अब इस रीज़न को समझते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया था, ठीक है, और वहाँ पर आपने देखा था कैविटेशन। तो वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, मैंने वहाँ पर क्या बताया था कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है, तो कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड अपना जब फेज चेंज करता है, लिक्विड से जैसे मान लीजिए वेपर फेज में जा रहा है, तो वेपर के द्वारा उस लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब आइए, तो अगर किसी फ्लूइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वेपर प्रेशर मान लीजिए ज़्यादा है किसी फ्लूइड का, और वो फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर प्रेशर जो है, फ्लूइड का प्रेशर उसके अपने ही वेपर प्रेशर से कम हो जाए। और अगर जब ऐसा होता है, ठीक है, चूँकि प्रेशर ऑफ फ्लूइड उसके अपने ही वेपर प्रेशर से कम हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण बबल का फॉर्मेशन होता है और वो बबल उसी पाइप में फ्लो करते हुए आगे बढ़ते रहता है। फिर आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, तो उस रीजन में इंटर करते ही बबल कोलैप्स कर जाता है, और उस बबल के कोलैप्स होने के कारण वहाँ पर हाई प्रेशर वेव का जनरेशन होता है, हाई प्रेशर वेव जनरेट हो जाता है, और उस प्रेशर का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वो पाइप के सरफेस को इरोड कर सकता है, वहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन हो सकता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण उस पाइप का स्ट्रेंथ घट जाता है, और कभी कभी इस प्रेशर वेव का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि सरफेस आपका बर्स्ट भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी फेनोमेनन को हम कैविटेशन कहते हैं। तो कैविटेशन क्यों हुआ था, ये सभी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कैविटेशन क्यों हुआ था, क्योंकि उस फ्लूइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा था। तो हमें वैसा फ्लूइड यूज़ करना चाहिए जिसका वेपर प्रेशर काफ़ी कम हो, बहुत कम हो। अब जब वेपर प्रेशर बहुत ही कम है और वही फ्लूइड पाइप में मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर
किसी भी पॉइंट पर उस फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम है, उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम रहता है। तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जो वैल्यू आएगा वो तो उसके वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा रहेगा, और वेपर प्रेशर से हमेशा जब वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो फिर वहाँ पर कैविटेशन का कोई भी चांस नहीं हो पाता है, वहाँ पर बबल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये सभी चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो इसीलिए ऐसा फ्लूइड यूज़ करेंगे जिसका वेपर प्रेशर काफ़ी कम हो। तो और मरकरी का वेपर प्रेशर माय डियर काफ़ी कम होता है, इसीलिए ताकि यहाँ पर कैविटेशन ना हो, यहाँ पर इस ट्यूब में कैविटेशन ना हो माय डियर, इसीलिए हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि मरकरी का वेपर प्रेशर काफ़ी कम होता है। ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट, मरकरी इज़ ए हाई डेंसिटी फ्लूइड। तो मरकरी का तो आपने देखा ही था एग्जाम्पल, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए मरकरी का जो हाइट होना चाहिए ट्यूब में या कॉलम में, वो कितना होना चाहिए, आपने पढ़ा है 760 mm, 1 मीटर से कम माय डियर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, 760 mm है। तो 760 mm है, दैट मीन्स उस ट्यूब का हाइट जो है, लेंथ जो है काफ़ी कम हो गया है। तो कम हो जाने से क्या होगा, कम हो जाने से माय डियर ये डिवाइस जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है, तो आप इसको उठा के कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये भी एक रीज़न है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरकरी का ही डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। डेंसिटी के मामले में दूसरा भी ऐसा बहुत सारा फ्लूइड है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, फिर भी हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ मरकरी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मरकरी हाई डेंसिटी फ्लूइड तो है ही, एंड साथ ही साथ इसका वेपर प्रेशर भी काफ़ी कम होता है, ताकि वहाँ पर कैविटेशन इफेक्ट ना हो, कैविटेशन पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड हम लोग बैरोमीटर में मरकरी का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि बैरोमीटर था, तो मरकरी इसमें देखिए यहाँ तक आया था, तो मरकरी का वेपर भी यहाँ रहेगा, तो वेपर एंड ये दोनों प्रेशर लगाएगा। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मरकरी का वेपर प्रेशर काफ़ी कम होता है, वेरी लो। तो जब इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम है माय डियर, वेपर प्रेशर मरकरी का काफ़ी कम होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब देखिए, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप निकाल सकते हैं ρHg इंटू G इंटू H। डायरेक्ट इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, और वो वैल्यू क्या होगा, ρgH। H यहाँ पर क्या है, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर में मरकरी का कितना रीडिंग हुआ है, मरकरी में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, मरकरी के हाइट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, बस वही रीडिंग हमें देखना है। इनिशियल लेवल देखना है और फाइनल लेवल देखना है। इनिशियल एंड फाइनल लेवल के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। और जैसे ही आपको H मालूम चला, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये था माय डियर फ्रेंड बैरोमीटर, और ये था आपका पहला प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। आइए, तो यहाँ से आपका बैरोमीटर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर वो सभी को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, जिसे हम लोग पीजोमीटर कहते हैं, पीजोमीटर। आइए देखते हैं अब उसके बारे में। पीजोमीटर से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। लेकिन पीजोमीटर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर, वहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहेगा एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा,
तो वहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा, दोनों मेथड से आप प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो सेकेंड डिवाइस है हमारा पीजोमीटर। पीजोमीटर, अब देखिए माय डियर, पीजोमीटर किस टाइप का डिवाइस है। ठीक है, बैरोमीटर तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे पीजोमीटर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग लिक्विड के गेज प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग लिक्विड के गेज प्रेशर को मेज़र करने में करते हैं, और प्रेशर मॉडरेट होना चाहिए। हाई प्रेशर मेज़र नहीं कर सकता है ये हाई प्रेशर मेज़र नहीं कर पाएगा। लो प्रेशर एंड मीडियम प्रेशर, दैट मीन्स मॉडरेट प्रेशर को मेज़र कर सकता है। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि सर पीजोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ लिक्विड के मॉडरेट गेज प्रेशर को मेज़र करने में किया जाता है। ओके, चलिए तो इस सेंटेंस को पहले लिखते हैं, ध्यान देंगे आप। इट इज़ ए डिवाइस which is basically used to measure moderate gauge pressures of liquids only। देखिए माय डियर, ये चीज़ ध्यान में रखना है, पीजोमीटर के हेल्प से आप गैस का प्रेशर मेज़र नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ लिक्विड के लिए है। आप इसके हेल्प से सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, वो भी सिर्फ गेज प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि अगर उस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तभी ये काम करेगा, तभी ये प्रेशर मेज़र करके बता पाएगा। और अगर उस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तब आप वहाँ पर पीजोमीटर को सेट भी कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये प्रेशर नहीं बताएगा। ओके, दैट मीन्स पीजोमीटर सिर्फ गेज प्रेशर मेज़र करके देगा, और वो भी उसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। हाई प्रेशर मेज़र करके ये नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कुछ लिमिटेशन है, इसका कुछ बाउंडेशन है ना जी। फर्स्ट बाउंडेशन क्या है कि ये गैस का प्रेशर मेज़र करके नहीं बताएगा। दूसरा बाउंडेशन क्या है माय डियर कि ये सिर्फ मॉडरेट प्रेशर बताता है, हाई प्रेशर तो बताएगा नहीं। एंड तीसरा बाउंडेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ गेज प्रेशर बताता है, ये हमें एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बताता है। किसी भी सिस्टम का कितना रियल प्रेशर है तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर हमें नहीं बताता है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर, ध्यान देंगे। इट हैज़ सम लिमिटेशंस, ठीक है। और उसमें देखिए कौन कौन सा है। नंबर 1 इज it cannot measure pressure of gases। It cannot measure pressure of gases। Second point is it can't measure high pressures। It can't measure high pressures। Okay, and third point is it will not give, it will not measure it cannot measure absolute pressure। It cannot measure absolute pressures। तो ये इसका लिमिटेशंस है माय डियर। तो लिमिटेशन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है
वो इतने सेंटेंस से ही पूछा जाएगा। अगर ये सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से याद है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन भी आपको याद रखना है, एंड ये होता क्या है, इससे किस चीज़ को हम मेज़र करेंगे, ठीक है, किसका मेज़र कर पाते हैं, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आइए, अब यहाँ पर देखते हैं माय डियर, ध्यान दीजिए ये कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है माय डियर, वो अब देख लीजिए। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये है आपका पीजोमीटर, दिस इज योर पीजोमीटर, ठीक है, यही है आपका पीजोमीटर। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि इसका वन एंड एटमॉस्फेयर में खुला रहेगा एंड दूसरा एंड जो है ये हम लोग उस प्लेस पर कनेक्ट करेंगे जहां पर हमें प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर निकालना है, जहां पर हमें प्रेशर का वैल्यू निकालना है उसी पॉइंट पर इस पॉइंट को जाकर फिक्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो गैस के केस में तो इसका यूज कर ही नहीं सकते, तो लिक्विड मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें प्रेशर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर हम लोग, इसी पॉइंट पर माय डियर क्या करेंगे, इस पीजोमीटर को हम कनेक्ट कर देंगे, इस पीजोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, जहाँ हमें प्रेशर चाहिए वहीं पर कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पर प्रेशर चाहिए। तो जैसे ही आप इसको पाइप में कनेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए आप, तो पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वही लिक्विड अब इसके अंदर फ्लो करेगा। अब वही लिक्विड देखिए इसके अंदर अब क्या होगा, राइज करेगा। तो मान लीजिए कि लिक्विड यहाँ तक राइज किया, तो माय डियर फ्रेंड लिक्विड जहाँ तक राइज करेगा बस हम लोग वही हाइट देख लेंगे, बस हम लोग वही हाइट देख लेंगे कि कितना हाइट तक राइज किया है, और इसे आप क्या कहेंगे, रीडिंग ऑफ पीजोमीटर। देखिए सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। रीडिंग ऑफ पीजोमीटर, तो वो फ्लूइड इसमें इंटर करेगा और राइज कर जाएगा, तो जितना दूर ऊपर तक राइज करेगा दैट हाइट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ पीजोमीटर। और जैसे ही आपको रीडिंग ऑफ पीजोमीटर मालूम चल चुका है तो आप प्रेशर जानते हैं कैसे निकालेंगे, रो जी एच करके हम लोग निकाल लेंगे। और ये जो प्रेशर का वैल्यू आएगा ये आप जानते हैं कि ये गेज प्रेशर होगा, ये गेज प्रेशर होगा। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, तभी आप इसको यहाँ पर सेट कर रहे हैं ना, तभी यहाँ पर फ्लूइड राइज करेगा और आप प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर किसी केस में यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से अगर कम हो गया और तब आपने इस डिवाइस को वहाँ पर कनेक्ट किया, तो उसमें लिक्विड का लेवल राइज ही नहीं करेगा, लिक्विड उसमें इंटर करेगा बट वो राइज ही नहीं कर पाएगा, तो आपको रीडिंग वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए बोला गया है कि ये सिर्फ गेज प्रेशर आपको मेज़र करके देगा। दैट मीन्स जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा तभी ये प्रेशर मेज़र कर पाएगा, अदरवाइज ये प्रेशर मेज़र नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पीजोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका वन एंड एटमॉस्फेयर में खुला रहेगा, दूसरे एंड को हम लोग वहाँ पर कनेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें देखिए फ्लूइड का लेवल राइज कर जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ तक राइज किया है, तो यही हाइट हम लोग वहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, एंड दैट हाइट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ पीजोमीटर। रीडिंग ऑफ पीजोमीटर। ओके, आई होप कि आपको ये पीजोमीटर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए माय डियर, अब यहाँ पर देखिए,
तो वो पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाएगा बट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से लगभग हर एक ईयर जो है पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आइए माय डियर देखिए, piezometer is just a straight tube whose one end is opened to atmosphere and other end is connected to that place where pressure is to be found. Where pressure is to be found. ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और फिर यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? पीजोमीटर will not work if the absolute pressure of the system is less than atmospheric pressure. अगर एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो वहाँ पर फिर आपका पीजोमीटर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल वर्क नहीं करता है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो पीजोमीटर इस तरह का होगा, या कहीं कहीं पर जानते हैं पीजोमीटर आपका इस तरीके का भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। कहीं कहीं पर देखिए पीजोमीटर आप इस तरीके से भी देखेंगे, तो फिर वहाँ पर ये नहीं समझ लेंगे कि सर तो हमें ऐसा बताए नहीं थे। देखिए ये भी आपका पीजोमीटर है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट ट्यूब होता है ये, स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट ही है बट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो गया था। तो फिर यहाँ पर भी देखिए वन एंड एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है और दूसरा एंड उस पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड करना है। और जैसे ही आप इसको वहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो उस पाइप में जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड इसमें राइज कर जाएगा। और ये जो है आपका दिस इज़ योर एच। ठीक है, तो सेम यही है आपका, चाहे इस तरह दिखाइए चाहे उस तरह दिखाइए। ओके, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बाबू ये बताओ, ठीक है, कि ट्यूब में अगर कैपिलरी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, कैपिलरी इफेक्ट नहीं हो तो उसके लिए ट्यूब का डायमीटर कितना होना चाहिए? तो ट्यूब का डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा का ट्यूब का डायमीटर है तो वहाँ पर कैपिलरी एक्शन नहीं होगा। एंड यदि ट्यूब का डायमीटर 3 सेंटीमीटर से कम है तो वहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है माय डियर। ओके, तो चलिए पीजोमीटर में हमें बस इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेशर को हम लोग फ्लूइड कॉलम के हाइट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस स्टार्ट किया। उस डिवाइस में हमने सबसे पहले देखा बैरोमीटर के बारे में और फिर हमने देखा पीजोमीटर के बारे में।
अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है मैनोमीटर। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे मैनोमीटर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैनोमीटर एंड उसका क्लासिफिकेशन और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो वो मैं आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।